हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आप दूसरों की नज़रों में कैसे हैं, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 मूलाधार और पाइल नंबर 2 स्वाधिष्ठान। 7 चक्रों में से ये 2 चक्र हैं जिनके जो सिंबॉलिक्स हैं वो आपके लिए आज पाइल के सिंबॉलिक के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं। तो मूलाधार चक्र पाइल नंबर 1, स्वाधिष्ठान चक्र पाइल नंबर 2। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मूलाधार चक्र को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि आप दूसरों की नज़रों में कैसे हैं और अगर कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो सजेशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू द टैरो। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड पोजिशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ, कभी कभी ये होता है कि हम किसी कार्ड को उठा रहे होते हैं और हमारी जो फिंगर्स हैं वो फिसल रही होती हैं, नहीं उठते, तो उसे मानते हैं कि भाई उस कार्ड को नहीं आना इसलिए वो नहीं आया। एक बार में आ गया तो ठीक, वरना फिर हम छोड़ देंगे। सेकंड कार्ड आपके लिए है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपके बारे में सोचते ये हैं कि आप तुनक मिजाज या थोड़ा सा गुस्सा करने वाले प्रवृत्ति के इंसान हैं। लोग आपको एक निगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ग्रे शेड का पर्सन जरूर समझते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ग्रे शेड पर्सनालिटी को नहीं समझते। पर्सनालिटी में मोस्टली 2 टाइप होगा, एक वाइट और एक ब्लैक। वाइट का मतलब हो गया पॉजिटिव, ब्लैक का मतलब हो गया निगेटिव। एक इंसान जिसकी पर्सनालिटी वाइट से आगे निकल गई या थोड़ा ऊपर निकल गई और ब्लैक से भी ऊपर निकल गई, तो ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ग्रे हो जाएगा, यानी कुछ कुछ वाइट कुछ कुछ ग्रे, कहीं कहीं पॉजिटिव कहीं कहीं नेगेटिव। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि हम सारे इंसान ग्रे पर्सनालिटी होल्डर होते हैं, हम में से कोई भी वाइट या ब्लैक नहीं होता, ठीक है, ये मेरा मानना है। लेकिन लोग आपके बारे में सोचते हैं आप थोड़ी ग्रे पर्सनालिटी होल्डर। उसका रीज़न सबसे पहला क्या है कि आपके बारे में लोगों का परसेप्शन जो है वो और आप जिस तरह की पर्सनालिटी हैं वो दोनों में बहुत अंतर है। लोग आपके बारे में एक्स सोच रहे होते हैं, आप वाई टाइप के इंसान हैं, कहीं कहीं लोग वाई सोच रहे हैं, आप एक्स टाइप के इंसान हैं। तो ये जो वेरिएंस है इसकी वजह से लोग आपके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार लोग आपसे डरते या घबराते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते या आपको वो बातें नहीं बताते जो नॉर्मली यूजुअली आपको बता देनी चाहिए। एक और चीज़ है कि लोग आपसे आपकी पर्सनालिटी की कमियां भी शेयर नहीं करते और लोग ये भी नहीं बताते कि आप में क्या ठीक नहीं है और क्या ठीक करना है। कई बार लोगों को लगता है आप काफ़ी स्वार्थी हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको कुछ 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 फील होती रहती हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे आप जो भी काम करते हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख कर करें, लेकिन लोगों का परसेप्शन होता है कि आप अपना फ़ायदा देखते हैं। आप हमेशा सही का साथ देना पसंद करते हैं, लेकिन यार ये बात लोगों को अखर जाती है। लोग कई बार सोचते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप जो सही है उसी के साथ खड़ी हो जाती हैं या उसी के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी के साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन
जब आपने सही को चुन लिया, सही मीन्स ट्रुथफुल या एज पर द मोरल, एज पर द एथिक्स, और वो चीज अगर लोगों को नहीं सूट कर रही तो लोगों को लगता आप उनके विरुद्ध हैं, आप उस साइड में बायस हो गए, जबकि आप अनबायस हैं। बायस, अनबायस का मतलब होता है पक्षपात, बायस माने पक्षपात, अनबायस मीन्स पक्षपात से हटे होना। तो लोग आपके बारे में ये सोच लेते हैं, लेकिन दूसरों का जो परसेप्शन आपको लेकर के निगेटिव हो रहा है उसे रोकने के लिए जब आप कोई कदम नहीं उठाते या नहीं उठाती तो दिक्कत आ जाती है। जैसे आपका अपना विशेषकर माइंडसेट होता है कि मुझे परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक, पर परवाह होनी चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़र्क अगर नहीं पड़ेगा तो आप अपने में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में वो पावर, वो इम्प्रूवमेंट, वो पॉजिटिविटी लोगों को नहीं फील होगी। तो यहाँ लोगों का परसेप्शन आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव है, उस मामले में बहुत पॉजिटिव है जहां लोग जानते हैं कि भाई आप कमिटमेंट के पक्के हैं, जहां लोग ये समझते हैं कि आपने अगर कोई बात कह दी और वो गलत भी है तो आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। लोग ये भी जानते हैं कि अगर आपने उनको गलती से ही प्रॉमिस कर दिया कि आप उनके सपोर्ट में हैं तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे, भले वो गलत क्यों ना हो जाए। लोग ये भी जानते हैं कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए दिमाग इस्तेमाल कर ले जाते हैं या कर ले जाती हैं, तो लोग इसको भी समझते हैं। और लोग ये भी समझते हैं कि आपके विरुद्ध काम करके उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है, तो यहाँ आपसे एक घबराहट भी लोगों को होती है। लेकिन ओवरऑल अच्छी चीज़ ये है कि इस सारी नेगेटिविटी के बावजूद लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपकी हेल्प करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको सही सलाह भी देते हैं। लेकिन उन मामलों में जहां पर आपको हाईली ज़रूरत पड़ती है ऐसे एडवाइजेस की, ऐसे सपोर्ट की, लोग नहीं मिलते हैं। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पात, और देखते हैं ओरेकल डेक एक्स्ट्रा अलग से क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं आज की रीडिंग के लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है माता धूमावती का। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता और अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए है नियम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बुद्ध। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है तेजस, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है श्री राधा। राधा के अस्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि वे थीं या नहीं थीं, सचमुच में राधा कोई हुई या नहीं हुई। राधा को आप मानकर चलिए भगवान कृष्ण की ऊर्जा का एक फीमेल वर्जन, सिर्फ इतना मानिए। और अगर इनके अस्तित्व की बात है कि सचमुच में राधा रानी कोई थी या नहीं, तो वास्तव में तो वो नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो महाभारत में उल्लेख होता। भाई समकालीन व्यक्ति सही लिख सकता है ना, बाद वालों ने क्या लिखा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में आज कौन कौन है, ये बात आज के समय का कोई राइटर जितना सटीकता से लिख सकता है, 500 साल बाद कोई क्या लिखता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाद के लेखाकारों ने क्या लिखा वो नल एंड वाइड है। चूँकि वेद व्यास जी ने राधा का उल्लेख कहीं नहीं किया, जबकि उन्होंने राधा शब्द का इस्तेमाल महाभारत में किया है। जो कर्ण की दूसरी माता थी उनका नाम था राधा, कर्ण को राधेय कहते थे, ये सब महाभारत में लिखा, लेकिन राधा नाम की गोपी का उल्लेख कहीं नहीं है। बाद में इसको ऐड कर दिया गया। चलिए, लेकिन इनको हम श्री कृष्ण की फीमेल एनर्जी के रूप में मान्यता देते हैं आजकल, तो लोग राधे राधे करते हैं, करना भी चाहिए, मैं भी राधे राधे कहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। माता धूमावती का सीधा संदेश आपके लिए है साफ सपाट शब्दों में, और वो ये है कि भाई आपको देखिए, माता धूमावती के बारे में थोड़ी सी चीज़ समझ लीजिए जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ में एक सिमिलरिटी फील हो जाए और आप इनके संदेश को समझने में आसानी फील कर जाएं। माता जैसे आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रे शेड है, ऐसे माता धूमावती की पर्सनैलिटी में एक ग्रे शेड है। इनको विधवा के रूप में चित्रित किया गया है कि ये विधवा हैं जिन्होंने अपने ही सुहाग का भक्षण कर लिया था, यानी शिव को उठाकर, भगवान शिव जी को उठाकर अपने मुख में रख लिया था। उससे इनके शरीर से धुआं निकलने लगा, इनका पूरा शरीर सूख गया, काला पड़ गया, ठीक है। और इस वजह से इनको विधवा माना गया क्योंकि इन्होंने अपने सुहाग का ही डिनायल कर दिया था एक मोमेंटम में। तो
ये इनकी लीलाएं ही रहती हैं, कहीं किसी रूप में प्रकट होना है, कहीं किसी रूप में, तो वो उस लीला को रचती हैं, लेकिन उससे सीख हमें मिलती है क्या, पहले इसको समझें। ग्रे शेड में जाना या एक निगेटिव किरदार में अपने आप को ले जाना आसान तो है, लेकिन निकलना मुश्किल है, पहले ये समझिए। इसलिए जो कभी कभी आपकी एक मेंटेलिटी आती है कि लेट मी प्ले डेविल, या मैं अगर बुरा हूँ तो बुरा हूँ, और अगर कोई मेरे बारे में सोचता है कि मैं बुरा हूँ या कोई सोचता है कि मैं बुरी इंसान हूँ, तो मुझे उसके सोचने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में जो पॉजिटिव समझते हैं उससे ही आपके चरित्र के बारे में, आपके पर्सनैलिटी के बारे में अन्य लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए आप दुनिया में, समाज में सबका भला कर रहे हो, आप कितना भी गुप्त दान करें, कई बार लोग गुप्त दान करते हैं ना कि किसी को पता ना चले। सबसे बड़ा दान कौन सा कहा गया? गुप्त दान, जो बताया नहीं गया। दान भी दिया गया लेकिन हमने किसी से कहा नहीं, यही सबसे महान दान है कि दे दिया लेकिन किसी को मालूम नहीं। तो आप कितना भी गुप्त दान करें या गुप्त रूप से कितना भी लोगों की मदद करें, लेकिन सामने से किसी कमज़ोर इंसान की ऐसी तैसी कर दें तो लोग आपको बुरा समझेंगे। फिर उन 50 चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आप वो 50 चीज़ें ना करें। मान ले कोई बुरा इंसान है, वो सचमुच ऐसे काम करता है जो बुरे हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं समाज में जो बहुत बुरे बुरे काम कर रहे होते हैं, पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े डॉट 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 चीज़ें रन कर रहे होते हैं। अब उनमें क्या क्या है भर लीजिएगा, लेकिन वे सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना वाइट कॉलर, कि उनका जो शर्ट का कॉलर है वो एकदम सफ़ेद है, उन्हें कोई दाग धब्बा नहीं है, वाइट कॉलर प्ले। लोग उनका बड़ा रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को परवाह नहीं ना वो पीछे क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, क्या क्या डॉट 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 कर रहे हैं, क्या क्या डॉट 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 नहीं कर रहे हैं, लोगों को परवाह नहीं है। लोग वो देखते हैं जो सामने से दिख रहा है, ठीक है। जैसे सन्यासी होते हैं, वे गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गैरिक वस्त्र पहनते हैं। क्या गैरिक वस्त्र पहने बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता? तो उत्तर है बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई नीले कपड़े या काले कपड़े या सफ़ेद कपड़े या लाल रंग के कपड़े या जिस भी रंग का कहिए, हरा पीला बैंगनी कुछ, उन कपड़ों को पहन कर सन्यासी नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर एक रंग को क्यों चुना गया? क्योंकि पहले तो जो गैरिक वस्त्र है, यानी कि जो भगवा कलर का वस्त्र है, वो अग्नि के कलर है। भगवा अग्नि का कलर है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो जो आग होती है वो लाल रंग की नहीं होती, वो भगवा कलर की होती है। तो एक तो वो है, तो इसलिए ये त्याग का प्रतीक हो गया। दूसरे, वो कलर पहनने से सन्यासी को याद रहता है कि मैं कौन हूँ, वो खुद भी ना भूल जाए कि मैं कौन हूँ। उसके कपड़े ही उसको याद दिलाते हैं कि तू सन्यासी है, तुझे सन्यास धर्म का पालन करना है। तो ये चीज़ें हमें एक दिशा देती हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो माता धूमावती कहती हैं कि अपने आप को एक ग्रे शेड पर्सन या नेगेटिव पर्सनालिटी के तौर पे डेवलप करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से लौटना मुश्किल है। इसलिए इनिशिएट करें ऐसा, यानी शुरुआत में ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों को आपके बारे में पॉजिटिव पता चले। आपका नेगेटिव पहलू पता चलना, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव पर्सनालिटी को, नेगेटिव आपके ऑरा को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को लोग कैच नहीं कर पाएंगे जब तक आप पॉजिटिविटी को दिखाते नहीं। और पॉजिटिविटी को दिखाएंगे कैसे? लोगों को ये कैसे जताएंगे कि भाई हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल वाइट कलर्ड है, हम बिल्कुल ग्रे नहीं, बिल्कुल वाइट है। तो उसके लिए अगला कार्ड कहता है कि सबसे पहली चीज़ तो सोसाइटी के जो नियम हैं उनका पालन करिए। सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, मान मर्यादाएं होती हैं, उसे ब्रेक मत करिए, उसका पालन करिए, वहाँ पर डिनाइल नहीं करिए। जैसे सोसाइटी के लिए हर व्यक्ति को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करिए। अपने परिजनों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करिए। जो दुखी हैं, गरीब हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो छोटे छोटे नियम उनका पालन करिए। जैसे अपनी पर्सनालिटी को हमेशा पॉजिटिव दिखाने के लिए आप मंदिर जाने का रूटीन बना सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अगर आप डेली मंदिर जाएं एक निश्चित समय पर, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित समय पर, रोज डेली। मान लीजिए आप सुबह नहीं उठ सकते 6 बजे, कोई बात नहीं, आप 8 बजे उठिए, रोज उठिए, मंदिर जाइए, फिर वापस आइए, ठीक। डेली, इसको डेली कर लीजिए। 15 दिन के अंदर ही आपकी सोसाइटी के लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। ओके, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है,
बड़ा धार्मिक है। आप कुछ मत करिए, मंदिर जाइए, वहाँ पे हाथ जोड़िए, प्रणाम भगवान, और चले आइए। वहाँ पे कुछ मत करिए, कोई रिचुअल मत करिए, लेकिन लोग यही समझेंगे। तो आप जो दिखाएंगे वो दिखेगा। तो पहला तो ये करिए। अब जब एक बार नियमों में यानी रूल्स रेगुलेशंस में अपने को पॉजिटिव कर लिया, तब भगवान बुद्ध का कार्ड कहता है कि अब जब तुम नियमों में बंध गए, तब तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे अंदर अब वे कहते हैं ये बाहर से तो आवरण चढ़ा लिया, बाहर से तो पेंट कर लिया ना अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा, लेकिन अब भीतर की पेंटिंग पर ध्यान दो। यानी भीतर भी देखो कि अंदर से चीजें परिवर्तित हों। उसका कारण क्या है ये भी समझिए। अगर हम अपनी पर्सनालिटी पर बाहर से एक आवरण चढ़ा लें, एक कवर चढ़ा लें, अगर किसी को दुनिया को यह दिखाना है कि मैं बुक लवर हूं, तो उसे कुछ नहीं करना, किताबें साथ लेके घूमिए, अपने घर में किताबों को रखना शुरू करिए, सजा धजा कर एक लाइब्रेरी बनाइए, अपने मोबाइल में बुक रीडिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, खाली समय में उसको घूरते रहिए, पढ़िए बढ़िए मत। बुक ले लीजिए, उसको खोलिए, पार्क में बैठ जाइए, घर के बाहर कभी बैठिए, ऐसे पढ़िए, उसको घूरते रहिए, पढ़िए मत। 10 दिन 15 दिन में लोगों को लगेगा कि आपको बुक्स बहुत पसंद है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये तो बाहर से पेंट किया, अब अंदर से पेंट करो। कुछ किताबें पढ़ भी डालो, क्योंकि किसी ने पूछ लिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। कुछ पता वता है नहीं, पता नहीं, किताब लेकर घूमते रहते हैं, अता पता कुछ नहीं। तो कहते हैं कि अब अंदर से भी चेंज करने की जरूरत है। और अंदर से चेंज क्यों करना है? क्योंकि अगला कार्ड कहता है कि तब ही आपके भीतर का प्रकाश प्रफुल्लित होगा, पल्लवित होगा, बढ़ेगा। यानी वो पॉजिटिविटी, वो ऑरा जो आपके भीतर एक पॉजिटिव ओजस तेजस का निर्माण करता है, वो रिफ्लेक्ट होगा और वो दूसरों को दिखना शुरू होगा। और जब वो दूसरों को दिखना शुरू होगा, तो फिर आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वो ये होगा कि बिना बड़े एफर्ट्स के लोगों की राय आपके बारे में बहुत पॉजिटिव होगी, वाइट होगी। मतलब शर्ट्स में बात कर रहा हूँ, ग्रे था तो वाइट हो जाएगा। और लोग न सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, बल्कि आपकी पीठ के पीछे भी आपकी तारीफें करेंगे। तो लोगों की सोच ये है और बदल के यहाँ तक लानी है, ये आपका काम है। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने स्वाधिष्ठान चक्र को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दूसरों की नज़रों में आप कैसे हैं। इस पर टैरो क्या बताते हैं और सजेशन क्या आते हैं कि आपको अपने पर्सनैलिटी में, अपने तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड द सन, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। हंस इसलिए रहा था क्योंकि इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाती है जैसे ही कार्ड्स निकालते हैं, आनी सारी डिटेल्स अपने आप, मतलब एक तरह से कहें तो ये बात करनी शुरू कर देते हैं ना, तो इसलिए हंस रहा था। चलिए सबसे पहले ये समझिए कि भाई पास्ट में लोग आपके बारे में क्या सोचते थे। अभी का छोड़ दो, वर्तमान छोड़ो, थोड़ा पीछे चलो। लोग आपको बहुत भला समझते थे, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रखते थे। आप व्हाइट कॉलर पर्सन थे। व्हाइट कॉलर का मतलब एकदम पॉजिटिव पर्सनैलिटी का होल्डर पर्सन। लोग आपको अप्रिशिएट भी करते थे, एडमायर भी करते थे, आपके बारे में पॉजिटिव भी थे। और सिर्फ ये नहीं, आप भी बहुत एक्टिव थे, आप भी चीज़ों को पॉजिटिवली करते थे, लोगों का सम्मान कर रहे थे, लोगों को वैल्यू दे रहे थे, लोगों के साथ अपने रैपो को बहुत बेटर कर रहे थे पास्ट में, और चीज़ें बहुत ही बढ़िया 1 to 1 आपके जो रिलेशनशिप हैं, लोगों के साथ व्यवहार आपका था, बात था, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन वहाँ से एक टर्न आ गया। वो टर्न आ गया कि जब आपने अपनी पर्सनैलिटी में लेजीनेस को ऐड कर दिया। लेजीनेस मतलब आलस को, ठीक है। आलस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आलसी और आलस करना, आलसी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता एक, और दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसको काम करना ही नहीं है, उसकी समझ में नहीं आता। पहले मैं दूसरे टाइप की बात कर लूँ। कई बार कुछ लोग हमको सोसाइटी में मिलते हैं जो दूसरे टाइप में होते हैं, उनसे थोड़ी देर बात करें, उनकी समझ में नहीं आता कि उनको ये करना भी है कि नहीं करना है, करना चाहिए भी कि नहीं करना। अभी आलस का मामला नहीं आ रहा, उनकी मोटी बुद्धि में घुस ही नहीं रहा
कि भाई ये काम करो, क्लूलेस। आलसी ऐसा नहीं होता। मुझे आलसी लोगों से बड़ा प्यार है, क्योंकि आलसी को पता होता है मुझे क्या करना है, ये करना चाहिए, करेगा नहीं, चाहे जो कर लीजिए करेगा नहीं। उसको पता है कि अब ये नहीं किया तो ये नुकसान होगा, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। उसको सिचुएशन भी समझ में आती है आलसी व्यक्ति को, कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में आते हैं आलसी व्यक्ति को, और करने के बेनिफिट्स भी समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे। इसे हम आलसी कहेंगे, ठीक है। तो जब आपने आलस को, जब आपने लेजीनेस को अपने जीवन में ऐड कर दिया, और सिर्फ ऐड नहीं किया, एक एंगर, एक गुस्से को भी ऐड कर दिया, जहां आपको आपके कार्यों में सफलता भी चाहिए और आपको काम भी नहीं करना, तब चीजें खराब हो गई। आपकी पर्सनालिटी का ऑरा डैमेज हुआ, लोगों ने आपको गलत समझा, रूड समझा, बुरा भी समझा, लोगों ने आपको फायदा उठाने वाला भी समझा, लोगों ने आपको स्वार्थी भी समझा, लालच मनालत भी कर दी, ठीक है। कहीं भी आपका इंटेंशन गलत नहीं, फिर भी आपने गालियां सुन ली, और वर्तमान में आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करने की एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसमें लगातार फेलियर हो रहा है। और ये फेलियर दुखद है, क्योंकि आप थक रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है कि छोड़ो यार, मुझे नहीं करना ये सब, जो मेरे बारे में जो भी सोचे भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आई डोंट केयर, समस्या ये है कि यस ऑफ कोर्स यू आर कंटिन्यूअसली केयरिंग ऑफ इट, आप इसको केयर कर रहे हो। अब यहां पर चीजों को ठीक करना है। अगर मैं एक दृष्टि में कहूं कि भाई लोगों की नज़रों में आप कैसे हैं, तो लोगों की नज़रों में 40% आप पॉजिटिव हैं, 60% आप नेगेटिव हैं, और वो जो 40% की पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी में भी लोगों को आप अस्थिर पर्सनालिटी होल्डर ज़्यादा लगते हैं, पॉजिटिव पर्सनालिटी होल्डर या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होल्डर कम लगते हैं। वो 40% भी अस्थिर है। सबसे पहले क्या करना है इसको समझें। देखिए, अभी हमने लेजीनेस की बात करी। भाई लेजीनेस जो है वो हमारी सोच का एक रिफ्लेक्शन है, हमारी सोच का। अगर किसी कार्य को करने को लेकर के हमें मालूम है कि ये करना चाहिए, फालतू का उदाहरण लेते हैं, एकदम बेकार उदाहरण, यूजलेस। घर में बैठे हैं, आपको एक चाय बनानी है अपने लिए, चलो दूसरे को भी छोड़ो, अपने लिए बनानी, और आपका मन कर रहा है यार, इच्छा नहीं हो रही बनाने की, तो इसे क्या कहेंगे कि यार चाय पीनी है लेकिन आलस आ रहा है, यही कहेंगे। अब इसे ओवरकम कैसे करें, वहां पर सबसे पहले रियलाइज करना है। तरीका बता रहा हूं, और यही तरीका हर एक चीज पे अप्लाई होगा, हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर, हर मैटर पर, जहां जहां लेजीनेस आ रहा है। सबसे पहले रियलाइज करिए कि मुझे आलस आ रहा है, मुझे लेजीनेस फील हो रहा है, चाय तो पीनी है, मुझे बनानी भी है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरा बस मन नहीं हो रहा। क्योंकि लेजी पर्सन ऐसे ही सोचते हैं कि ना मन नहीं हो रहा, वो ये नहीं सोचते कि अरे आलस आ रहा है, लेजीनेस आ रही, नहीं। सोचिए कि मेरा मन नहीं हो रहा। अब जब मन नहीं हो रहा तो फिर वहां पर आपको ये सोचना, आपको ये तो दिमाग में आएगा ऑटोमेटिक कि मेरा मन नहीं हो रहा, लेकिन आपको इंटेंशनली सोचना है कि ये मेरा लेजीनेस है। एक बार जब आपने इस चीज को एडमिट कर लिया कि यस आई एम लेजी ऑन दिस इशू, मैं अभी इस मामले में आलसी हूं, फिर आप ओवरकम कर पाओगे। करना कैसे है? चाय बनानी है, आपने सोचा कि यार मेरे अंदर तो आलस आ रहा है, मेरे अंदर लेजीनेस आ रही, बनानी तो मुझे है, मैं अभी बनाऊं, 10 मिनट बाद बनाऊं, 1 घंटे बाद बनाऊं, बट बनानी मुझे है। तो फिर भैया उठो और बना के खत्म करो। ये सोचिए, उठो, काम करो और क्लोज करो, ठीक है। उठिए, काम करिए और क्लोज करिए, बस उठ जाइए। अब उसमें उठने में ना दिमाग नहीं लगाना कि यार उठना पड़ेगा। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड का बात बताता हूँ, कहीं का बात है, किस साल की बात है याद नहीं है, कितने समय पहले, गर्मियों का सीजन था। उनसे पूछा कि यार इस सीजन में तुम आम नहीं खाया? मैंने कहा यार कौन आम खाए यार, इतना टंटा कौन करे। तो क्यों, इसमें क्या टंटा है? बोले यार देखो, एक तो पहले मार्केट जाओ, आम छांटो, मोल तोल कराओ, लेकर आओ, फिर उसे पानी में डालो, फिर पानी में से निकालो घंटे 2 घंटे बाद, फिर उसे फ्रिज में रखो, फिर निकालो, फिर छीलो, फिर काटो, फिर यार उसको खाना भी पड़ेगा। कौन इतना मगजमारी करे? तो मतलब आम खाना भी
आलस का उदाहरण हो सकता है, ये मुझे उस दिन पता चला। मैंने कहा फिर? बोले मैंगो शेक पी लेते। तो ये दिमाग लगाया उसने कि मार्केट में जाओ, बोलो 1 गिलास मैंगो शेक दो, वो पी लिया जी, हो गया काम खत्म। अब कौन लाए, काटे, छीले, दुनिया। और फिर छिलका भी फेंकना। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा और फिर छिलका भी फेंकना पड़ेगा? बोले हाँ, छिलका फेंकना अलग ही इशू। उठिए, काम को करिए और खत्म करिए, बस बात खत्म। दिमाग मत लगाइए। जब आलस जिस मामले में फील हो, आलस वाले मामले में ना आपको देखो, आलस और काम नहीं करने में 2 फर्क है। जब काम नहीं करना है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ में आएंगे। जैसे मैंने बताया, आपको पता ही नहीं इसको करने से क्या होगा, होगा नहीं होगा, फायदा होगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोटी बुद्धि हो जाएगी। वो वाले मामले अलग हैं। फिर वहाँ पर आपको वो, अगर किसी मामले में बुद्धि मोटी चल रही है और आपको वहाँ पे शार्पनेस लानी है, तो फिर एनालाइज करिए, रिसर्च करिए कि भाई इस काम को करने में क्या फ़ायदा, क्या नहीं, नफ़ा नुकसान, सारी चीज़ों को रिसर्च करिए, एनालाइज करिए, फिर उसमें से रिजल्ट निकल कर आएगा। देन सोचिएगा क्या करना है। ठीक, जहाँ मोटी बुद्धि नहीं चल रही, देखिए आसान भाषा में ही समझाऊंगा, मैं किसी पर्सन को या आपको मोटी बुद्धि नहीं कर रहा, ये सभी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी। मेरा दिमाग जहाँ जिस मामले में मोटी बुद्धि वाला चल रहा होगा, वहाँ मैं चीज़ों को एनालाइज करूंगा। जैसे मैं टैरो रीडिंग करता हूँ, कुंडली देखता हूँ। अब मुझसे कोई पूछे भाई साहब आई चिंग क्या होता है? आई चिंग चाइना का ज्योतिष है। अब अगर मुझे चाइना के ज्योतिष के बारे में कोई पूछे तो मैं कहूँगा उस मामले में मैं मोटी बुद्धि हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है आई चिंग क्या होता है। ठीक, तो अगर आई चिंग मुझे समझना है तो मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें 2 4 5 साल लगाने पड़ेंगे, तब मैं शायद एक्सपर्ट हो पाऊँ। तो वो दूसरी चीज़। लेकिन जिस मामले में मुझे पता है कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से ये होगा और इसका ये रिजल्ट होगा और मेरा ये बेनिफिट होगा, लेकिन मेरा मन नहीं करा, तो उसको कहेंगे आलस। उस वाले मामले में बस उठिए, काम को कर दीजिए, दिमाग मत लगाइए वहाँ पे, क्योंकि दिमाग लगाएंगे दिमाग आपको पीछे खींच लेगा। अपने ब्रेन से ओवरकम करिए, सोचिए 1 2 3 शुरू, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ म्यूजिशियन होते हैं, तो उसमें एक बंदा होता है, वो 2 डंडियां हाथ में लेकर म्यूजिक बजवा रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। वो जानते हैं वो किस लिए होता है? क्योंकि कई बार म्यूजिशियन क्लूलेस हो जाते हैं कि अब क्या बजाएं, और चूंकि सब साथ में होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, पता लगा इसने ए बजाया, उसने बी बजाया, उसने सी बजाया, तब तो हो गई धत्तेरेगी। तो फिर एक होस्ट होता है उनका, या कहें कि एक लीडर होता है, जो उंगलियों के इशारों से या 2 डंडियां पकड़कर बता रहा होता है कि भाई ये गाना बजाना है। तो एक बंद हुआ और उसने इशारे से जब दूसरा शुरू किया, तो एक ने जैसे ही लय पकड़ी, सारे लय पकड़ लेते हैं और फिर उस लय में म्यूजिक शुरू हो जाता है। तो ये तरीका अपनाते हैं वे, ताकि क्लूलेस होने से बचा जा सके। तो लेजी पर्सन जानबूझकर खुद को क्लूलेस करता है। तो 1 2 3 शुरू और लेजीनेस खत्म। तो ये एक काम आप कर लेंगे तो फिर समझिए आपने जंग जीत ली। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर, ये है विशुद्ध, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पर आपके लिए है अहिंसा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी दुर्गा। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है बुद्धि। और अंतिम कार्ड आपके लिए है, ये है धर्म। धर्म धारयेति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। सूर्य का धर्म है अग्नि देना, यानी कि प्रकाश देना। ठीक है। चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, तो वो दे रहा है। धरती पृथ्वी का धर्म है पालन करना। पृथ्वी अपने धर्म का पालन ना करे, हम सब मर जाएंगे, है ना। डेड प्लैनेट हो जाएगा। डेड प्लैनेट मतलब जहां कुछ नहीं उग रहा। पृथ्वी पालन करती है। आप इंसान हैं, जानवर हैं, चींटी हैं, मक्खी हैं, कोई भी एनिमल हो, यहां तक कि पेड़ पौधे घास फूस सबका पालन कर रही है पृथ्वी। पृथ्वी किसी का अपालन नहीं कर रही। सूर्य प्रकाश देता है तो सबको इक्वली दे रहा है, ये उनका धर्म है। हवा का धर्म है चलना। तो ऐसे धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं होता है। ठीक है। बाकी जो भी रिलीजन की श्रेणी में आजकल हम काउंट करते हैं वो सब पंथ संप्रदाय हैं। पंथ का मतलब किसी मान्यता को मानने वाले चीजें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विशुद्ध का कार्ड कहता है कि आपको अपने साथ नग्नता में आना पड़ेगा। नग्नता मतलब आवरण रहित होना पड़ेगा। आप अपने आप को नेकेड देखिए। नेकेड मतलब आप अपने आप को देखिए कि मैं क्या कर रहा या क्या कर रही हूं। अपने आप को छिपाइए नहीं कि मेरा मन नहीं है,
अभी मैंने बताया था ना, जो लेजी पर्सन होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, मेरा मन नहीं है, पता है ये करना है लेकिन मेरा मन नहीं है। उसने लेजीनेस को मन नहीं है के आवरण से छिपा लिया। आवरण को हटा दीजिए। मैं आलसी हूं ये बुरा बात है, मेरा मन नहीं है ये बढ़िया बात है। ठीक, ये अच्छी बात है ना कि मेरा झाड़ू लगाने का मन नहीं है। झाड़ू इसलिए नहीं लगाना क्योंकि मुझे आलस आ रहा है, लेजीनेस है, तो ये बुरी बात हो जाएगी। तो पहले अपने को आवरण रहित करिए और शुद्धता सत्यता के साथ स्वयं को देखिए, समझिए और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए, मानिए कि हाँ मेरे अंदर ये गड़बड़ी है। देन आप अपने आप से बात करें और स्वयं के प्रति संकल्पित होकर कार्य को करें तो हो जाएगा। जो अभी आपको मैंने बताया 1 2 3 शुरू कर दीजिए। लेकिन 2 चीजें नहीं करनी, वो ये कि अपने साथ और किसी दूसरे के साथ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना। जो कमिट किया पूरा करिए, नहीं किया नहीं तो नहीं करिए। अपने साथ भी कमिटमेंट मत करिए, अपने कमिटमेंट को भी पूरा करेंगे। विशुद्ध हमारे शरीर में एक चक्र होता है, 7 चक्रों में से एक। अगर किसी व्यक्ति का जो विशुद्ध चक्र होता है, अगर विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है तो उसका जो पहला बेनिफिट है वो है कि हमारी पूरी पर्सनालिटी में ऐसे ड्रामेटिकल चेंजेस आते हैं कि हम आम इंसानों से अलग कुछ और नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो विशुद्ध को थ्रोट चक्र भी कहते हैं, हमारे गले के पास होता है और अलग इसलिए नजर आने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो वचन है उसके बारे में शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं कि फिर वो जो कहे सब हरि कथा, सब सही। तो सबसे पहले अपने आप से अपनी कमिटमेंट में परफेक्शन लाइए, कमिटमेंट को पूरा करिए और अपने आप को अपने स्वयं से धोखा देना बंद कर दीजिए। एक बार जब आपने ये कर लिया तो आपका इंटरनल स्ट्रगल खत्म हो जाएगा जो आपके भीतर लगातार चलता है। इंटरनल स्ट्रगल अगर आपका चलता रहेगा, आप जानते हो कि आपके भीतर में एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, आप अपने को अपने पास्ट से प्रेजेंट में कंपेयर करते रहते हैं और ये कंपैरिजन आपको परेशान करता है। इसलिए आपको स्वयं के साथ में पॉजिटिव होना होगा, स्वयं के साथ में कमिटमेंट वाले पर्सनालिटी लाना होगा और जब आप लाएंगे तो आपके अंदर वो संघर्ष खत्म होगा। जब संघर्ष खत्म होगा तो आपकी पर्सनालिटी में इंटरनल एक परिवर्तन आएगा जो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरों को दिखने में। लोगों को फील हो जाएगा कि आप में कुछ बदल गया। लोग इस चीज़ को देख पाएंगे और लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे और तब आपके पास अपने आप को मल्टी वेज डेवलप करने की पॉसिबिलिटी होगी। दैट मीन्स कि अब आप उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहां आप अपनी पर्सनालिटी में जो परिवर्तन चाहते हैं पॉजिटिवली वो हो पाएगा, या जिस एंगल पर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें वो हो पाएगा। और जब आपने वो कर लिया तो फिर आप स्वयं को बढ़िया तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे, यानी आलस भी खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो रुग्णता थी या जो डिस्टर्बेंस सिचुएशन थी वो ख़त्म हो जाएगी। आप अपने पुराने स्वरूप में आ जाएंगे जहां आप न सिर्फ एनर्जी फील करेंगे बल्कि कमिटमेंट और टू द पॉइंट पर्सनालिटी होने के साथ साथ आप अपने को एक बेस्ट पर्सन के तौर पे डेवलप करने में कामयाब होंगे जिसकी लोग मदद करें। इन सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ते रहना है, लगातार। तो आगे बढ़ते रहने में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपने को उस पथ पर, उस रास्ते पर कंटिन्यू कैसे बनाए रखेंगे। तो आपके लिए मोटिवेशन क्या होगा, अपने कर्म का पालन करिए, यानी उस मोमेंटम में आपका कर्म क्या कहता है। मैं क्या करना चाहता हूँ नहीं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था लेकिन कर्म चाहता था कि वो करे, क्योंकि उस मोमेंट में कर्म वही डिमांड कर रहा था। तो जो कर्म की डिमांड है वो करिए, जो आप करना चाहते हैं उसमें आपका मन है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बस इतना आपने कर लिया तो आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आएगा कि लोगों को अपनी सोच आपके बारे में परिवर्तित करने पे बाध्य होना पड़ेगा और आपकी पर्सनालिटी में न सिर्फ वो इम्प्रूवमेंट आएगा जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा 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 पॉजिटिव सोचें, वो होना शुरू हो जाएगा। करिए और फिर देखिए कितना परिवर्तन आता है, वरना अभी तो बहुत बढ़िया नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।